तो यहाँ पे आप लोग का पहला जो चैप्टर है पढ़ना वास्तविक संख्या है, उसके इसमें से हम जो भी फार्मूला है लिए हैं वहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला फार्मूला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए हम लोग मतलब 10 से 15 मिनट में ना सारे के सारा फार्मूला को हम लोग टच कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फार्मूला है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों को हम लोग एक ही कहते हैं। ठीक है, और इसका बराबर सूत्र होता है यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए, जहाँ ए जो होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है, क्यू बराबर क्या होता है, भागफल होता है, आर जो होता है शेषफल होता है। ठीक है, अगला फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ। तो ये है आपके यानी कि पहला संख्या दे रहा था, दूसरी संख्या और एलसीएम दे रहा था, तो कुछ एक इसमें से नहीं दिया हुआ रहता तो आप इससे ही बना सकते हो, और नहीं तो आप ये पर्सनली फार्मूला भी याद कर सकते हो कि पहली संख्या बराबर क्या होता है। पहली संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में दूसरी संख्या, यानी कि दोनों रह गया और ये दूसरी संख्या नीचे आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या बराबर क्या हो गया, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में पहली संख्या, एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एलसीएफ। यहाँ देखिए दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब क्या रूल है, तो दशमलव प्रसार शांत होने का रूल है कि ऊपर में कोई संख्या रहेगा और नीचे में आपका 2 के पावर n गुने 5 के पावर n होना चाहिए, यानी कि 2 के पावर कुछ भी, 2 के पावर में घात में कुछ भी रहेगा और 5 के पावर घात में कुछ भी रहेगा, तो वो जो संख्या होगा ना उसको हम लोग शांत बोलेंगे। ठीक है, और नहीं तो अगर कोई 2 के पावर में सिर्फ रहेगा, 5 के पावर में मतलब 0 भी रहेगा यानी ना रहेगा कुछ भी, तो भी हमारा चलेगा, लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त अगर कोई आता है तो उसको हम फिर अशांत बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस रूप में रहता है तो उसको हम लोग शांत बोलते हैं। चलिए और भी कुछ संख्याएं उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जान लेते हैं। यहाँ बोल रहा है प्रकृत संख्या, है ना, प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं, तो यानी कि नंबर, यानी कि एक जो 1 2 3 4 5 से जो अनंत तक जो भी संख्याएं जाते हैं जो 1 से शुरू होता है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जो भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। अब ध्यान देना है प्रकृत और पूर्ण में, तो पूर्ण संख्या जो होता है 0 से शुरू होकर जाता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन प्रकृत संख्या यानी 1 से शुरू होगा और पूर्ण संख्या तो वो 0 से शुरू होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे पूर्णांक, तो पूर्णांक जो होता है माइनस में भी होता है और प्लस में होता है, यानी कि माइनस से लेकर प्लस में रहेगा तो उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। आगे बोल रहा है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या उसे बोलते हैं ना जो कि मतलब कोई एक संख्या दिया हो या तो बटा के रूप में रहेगा या तो रूट में है ना, तो उस रूट में है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि 16 है, 16 का हम लोग 4 का स्क्वायर करके और फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि इसका 4 आ जाएगा, 4 को हम लोग नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी कि 4 जो है एक क्या है, पूर्ण संख्या भी है और यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं ना जिसको रूट में से हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे कि रूट में 2 लिखा हुआ है, अभी रूट 2 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो ये रूट 2 का रूट 2 ही होगा, रूट 3 जैसे इसको अंदर ही रहेगा, ये रूट 3, तो ये सब क्या है, ये सब जो भी है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 रूट 2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। 3 देखिए खाली 3 रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या, लेकिन अगर इसके 3 के बाद में फिर रूट 2 अंदर है तो वो हो गया अपरिमेय संख्या। सम संख्या किसका कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या है, तो 1 2 3 जैसे 1 3 5 यानी कि 1 3 वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं करता उसे विषम संख्या कहते हैं ना, 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, तो आपका विषम संख्या में आ जाएगी। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अतिरिक्त और कोई संख्या से काटता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में कि 4 हो गया, देखिए ये 1 से भी कटेगा और अपने आप से तो 4 से कट ही रहा है, लेकिन उसके अतिरिक्त 2 से भी कट रहा है। ठीक है, 6 है तो ये 1 और 2 3 और 6 से खुद से भी कट रहा है, तो मतलब कि 2 से अधिक संख्याओं से कटता है ना, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब भाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो मतलब 1 से कटेगा और अपने आप से, जैसे कि 1 से कटेगा 1 दूनी 2 और 2 एकम 2 यानी कि अपने आप से सिर्फ कटेगा, और ये 3 है तो 3 एकम 3 मतलब अब 1 से 3 है ना, तो इसीलिए ये क्या है अभाज्य संख्या। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, चलिए आगे समझते हैं। चलिए यहाँ पे अगला है यानी कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगला है द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो पहले योग होता है उसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा जो है और बीटा जो है यहाँ पे शून्यक है। ठीक है, अब इतना बड़ा सूत्र जो होता है माइनस में b बटा a होता है और गुणनफल जो होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c बटा a होता है। ठीक है, चलिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है,
होता है तो त्रिघात बहुपद में अधिकतर घात क्या होते हैं, तो 3 होते हैं। ये भी आपको पूछा जा सकता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, अगला है त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा योग, इसको योग कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सूत्र क्या होता है, माइनस में बी बटा ए। फिर दो दो कर लेने पर, यानी कि दो दो कर लेने पर शून्यकों का योग, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है सूत्र, तो सी बटा ए होता है। ठीक है, अगला गुणनफल, यानी कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और तीनों गुना में है ना, उसी को गुणनफल होता है। सूत्र क्या होता है, माइनस में डी बटा ए होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 नहीं है ना, a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो उसको हम रेखाएं जो बोलेंगे वो प्रतिच्छेद रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद है कर रहा है। ठीक है, और उसका हल क्या होगा, तो उसका हल होगा केवल एक हल होगा। ठीक है, जब a1 बटा a2 इक्वल नॉट b1 बटा b2 रहेगा तो उसका हल जो होगा एक होगा प्रतिच्छेद। ये वाला ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन ये वाला जरूर पूछा जाएगा, केवल एक हल। तो चलिए दोनों मायने रखता है ना, प्रतिच्छेद करता है और केवल एक हल हो जाएगा। यहाँ पे a1 बटा a2 b1 बटा b2 और बराबर में c1 बटा c2, यानी कि तीनों बराबर रहेगा तो संपाती बोलेंगे और अनेक हल हो जाएंगे। ठीक ना, यहाँ बढ़ते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल नॉट टू c1 बटा c2, तो ये समांतर हो जाएगा और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ब्राज गुणन का सूत्र, तो ब्राज गुणन का सूत्र देखिए हम आप लोग के लिए लिखे हैं, एक्स बटा में b1 c2 माइनस में b2 c1 और माइनस में b2 c1। ठीक है, और यहाँ पे y बटा c1 और a2 माइनस में c2 a1। ठीक है, बराबर में 1 बटा a1 b2 और माइनस में a2 और b1। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, मैथ जब आप लोग को बताए थे। चलिए आगे यहाँ पे धारा के दिशा में, तो धारा के जब दिशा में कोई चीज़ बहता है ना, चलता है ना, तो उसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि धारा का चाल और अपने आप का चाल, यानी कि नाव का चाल रहेगा, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में ना धारा मतलब अपना चाल में से धारा के चाल को क्या कर देना है, घटा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। चलिए ठीक है, आप लोगों को पूछा जाएगा अंश और हर में से, तो आप लोग को मानना है अंश को x और हर को y। वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम मान लिए हैं अंश को x और हर को y माने हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भिन्न आपका हो जाएगा, यहाँ पे संख्या नहीं बल्कि भिन्न लिखाएगा। ठीक है, क्या लिखाएगा, भिन्न जो लिखाएगा वो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर होता है। ठीक है, भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो अंश का मान क्या था x और हर का मान क्या था y, तो यानी x बटा y हो गया। ठीक है, फिर है माना इकाई अंक x है, दहाई अंक y माने हैं। ठीक है, x क्या माने हैं, इकाई अंक x माने और दहाई अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 10y, क्योंकि इकाई में 1 से गुना किया जाता है, दहाई में 10 है, तो इसीलिए x प्लस 10y हो गया। ठीक है, माना कि पहले धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, x माने हैं, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक मतलब कि प्लस में, और पूर्णांक मतलब संख्या, तो लगातार वाला ना, तो x और एगो में दूसरा का x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूर्णांक में से संख्या को से पूछा जाता है तो क्या कर लीजिएगा, एगो के x मान लीजिएगा, एगो के x प्लस 1। अगर बोला कि माना लिखे हैं कि माना कि पहला क्रमागत सम संख्या, यानी कि सम संख्या में से पूछा जाएगा ना कि सम संख्या वाला में से, तो आपको मानना है पहला कि x और दूसरा को क्या कर देना है x प्लस 2, क्योंकि सम संख्या उस मतलब कि दो में उसमें इस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आगे माना कि और विषम संख्या में से भी पूछा जाएगा ना, तो उसी तरह से कर लेना है कि पहला को x मान लेना है और दूसरा विषम संख्या को x प्लस 2 कर देना है। ठीक है, जो भी संख्या पहला आएगा उसमें आप 2 जोड़ दीजिएगा। जैसे कि इसमें अगर 4 आता है तो फिर यहाँ पे जो दूसरा संख्या हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, क्रमागत। और इसमें अगर मान लीजिए कि 3 आता है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक ना, दूसरा का 2 जुटता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ध्यान रखना। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 × l प्लस b, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सभी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्या है, अगला बोल रहा है कि आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण होता है √√l² प्लस में b², ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ये ध्यान में रखना। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। ठीक है, 4 गुने भुजा, ये जानते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √√2 और गुने भुजा, यानी कि √2 गुने भुजा, ये आपको बोल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। फिर विवेचक निकालने के लिए आएगा फॉर्मूला, तो क्या विवेचक निकालिए कैसे, यानी कि विवेचक को हम लोग डी बोलते हैं। डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, अगर दे दिया कि डी, अगर डी का मान
मान अगर 0 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका जो मूलों का प्राकृतिक जो होगा वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा। अगर डी का जो मान है वो 0 से क्या आता है, बड़ा आता है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मूलों का जो वास्तविक और असमान, उसका जो मूलों का प्राकृतिक है वो वास्तविक और असमान है, ठीक है। जब 0 से बड़ा आ जाएगा यानी कि प्लस में आ जाएगा, 4 6 ऐसे कुछ आता है तो उसको बोलेंगे मूलों का प्राकृतिक जो है वास्तविक और असमान है। और जब छोटा आ जाता है यानी कि माइनस में कोई आ जाता है संख्या तो उसको बोलेंगे कि मूलों का मूल का जो वास्तविक नहीं है, मूलों का प्रति वास्तविक नहीं है, लिख देंगे, ठीक है। मूलों का प्रकृति वास्तविक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मूल बराबर सूत्र क्या होता है, मूल वहाँ पे निकालने के लिए, तो मूल निकालने के लिए सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2a। तो इसी को देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। लेकिन यहाँ पे अगर डी ये वाला पहले से विवेचक से चलते हैं तो डायरेक्ट वाला फार्मूला निकालेंगे, और नहीं तो फिर आप ये वाला से भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर वो अंतः कोणों का योग जो होता है निकालने का जो सूत्र होता है, अगर भुजा दे दिया है कि भैया इतना चतुर्भुज है, अब उकरा में अंतः कोणों का योग कितना होगा तो सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। और चतुर्भुज है ना तो एन के जगह पे हम लोग 4 रख देंगे, ठीक है। और अगर पंचभुज रहेगा तो यहाँ पे 5 रख दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि एन के जगह पे आप वो रख सकते हो। ये है आप लोग का यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है फार्मूला, आगे है कि ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कि समांतर श्रेणी में अब हम लोग देखते हैं। तो समांतर श्रेणी में यानी कि ए एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर होता है यानी कि अंतिम पद के लिए होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एस एन है, एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको एकदम याद रखना है। फिर है एक और सूत्र होता है एस एन बराबर यानी कि एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अंतिम पद दे ले हो ए का मान दे ले हो एन का मान दे ले है तो आप इससे भी चल सकते हो, आसानी के साथ आ जाएगा। डी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो ए टू माइनस ए वन, यानी कि कोई भी निकालना हो, डी का मान कहीं भी निकालना हो, अगला पद में से पिछला पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए टू माइनस ए वन ही नहीं बल्कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है। और ए सिक्स माइनस ए से पीछे वाला यानी कि A5। तो आप लोग को वो अगर मतलब कि A6 पता रहेगा तब, ठीक ना। लेकिन पहला दूसरा पद दिया रहता है इसीलिए हम लोग लिखे हैं A2 माइनस A1। लेकिन आपको याद रखना है डी बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे A1 क्या था, तो प्रथम पद था, A2 क्या था, द्वितीय पद था। इस तरह से ए होते जाता हो तृतीय चौथे चतुर्थ पंच, इस तरह से पंचमा पद छठा पद ऐसे बोलते जाते हैं, ठीक है। यहाँ बोरा अंतिम पद को क्या बोलते हैं, तो एन बोलते हैं, ठीक ना। फिर बोरा पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। और पदों का योग क्या बोलते हैं हम लोग, एस एन बोलते हैं, ठीक ना। फिर होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, पी आर टी बटा 100, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। यहाँ पे मूलधन बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन बराबर सूत्र होता है साधारण ब्याज गुने 100 बटा में दर गुने समय, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे दर बराबर क्या है, तो दर बराबर सूत्र होता है कुछ नहीं, बस यही साधारण ब्याज गुने 100 और बटा में मूलधन गुने समय। यहाँ पे समय बराबर क्या होता है सूत्र, समय बराबर सूत्र होता है साधारण ब्याज गुने 100 मूलधन और बटा में मूलधन गुने दर। चलिए यहाँ पे अगला में है कि मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में टी, या तो उसको समय बोलिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और के पावर में समय और माइनस में फिर मूलधन को क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो आगे वाला प्रश्न आपका है आ गया यहाँ पर जी त्रिभुज में से। तो त्रिभुज में प्रमेय 6.1 से हम लोग अगर चलते हैं तो अगर ऐसे दिया हुआ रहता है कि भाई जो बीसी डीसी रेखा है वो बीसी का क्या है, समांतर है, बीसी का समांतर कौन है, डीसी है। तो आप लोग हम लिख सकते हैं कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, ठीक है। इतना बटा इतना और इतना बटा इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छे तरीके से बता देते हैं इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। तो वही लिखे हैं एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी, वही ना लिखा हुआ। चलिए यहाँ पे प्रमेय 6.2 से यानी कि आप जब इस रूप में दिया हुआ रहता तो इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 समझ गए। यहाँ पे बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का अगर नॉर्मली आपको क्षेत्रफल कोई पूछता है तो बोलना है कि हाफ गुने बी गुने एच, यानी कि हाफ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन अगर कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही चीज होगा 1/2 गुने बी गुने एच, यानी कि 1/2 गुने में बी गुने आधार गुने ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। और एक एच को नहीं तो संगत ऊंचाई एक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। आगे है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप जो होता है ना वो पहला भुजा दूसरा भुजा तीसरा भुजा तीनों भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर भुजा हम मान लिए कि छोटका ए छोटका बी और छोटका सी है तो उस तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि उसको एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस। तो उसके लिए सूत्र होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, जो भुजमान था ना उसको क्या करेंगे, जोड़ के आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, और उसको खाली जोड़ेंगे तो पूरा परिमाप आएगा, ठीक है। चलिए हिरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो ये एस आया था ना यानी कि अर्ध परिमाप आया था उसको लिख देंगे ए रूट अंडर एस माइनस ए, फिर
रूट अंडर एस पहले, फिर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कि थेल्स यहाँ पे कर्न स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, और यहाँ लंब स्क्वायर अगर निकालना पड़ जाए तो आपको लिखना है कर्न स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर अगर बराबर निकालना पड़ जाए यानी तो हम लोग लिख सकते हैं कि कर्न स्क्वायर माइनस में क्या लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर डायरेक्टली सिर्फ कर्न कर्न पूछता है कि कर्न बराबर बताओ तो कुछ नहीं करना है, ये जैसे ही बस इस पर रूट चढ़ा देना है। ठीक है, अगर लंब को डायरेक्टली पूछता है तो कुछ नहीं, बस इधर इस पर क्या कर देना है, रूट चढ़ा देना है। फिर इस में भी अगर आधार डायरेक्ट पूछता है कि आधार निकालो तो कर्न स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर और उस पर क्या कर देना है, रूट चढ़ा देना। चलिए आगे वाला देखते हैं। चलिए 14 मिनट हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के अंदर आप लोग को हाली साली हम जितना भी मैथ का फॉर्मूला है आप लोग का बचा हुआ और उसको रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोग का टाइम है तो कुछ कोशिश करेगा कि इसी फार्मूला को 1-2 बार और देख लें, मतलब कि पीछे पीछे कर करके। ठीक है, जिससे आप लोग को अच्छा तरीके से रिवाइजन हो जाएगा। ठीक है, रिविजन हो जाएगा, है ना। चलिए ये यहाँ पे एक्स बोल रहा है कि एक्स आज के निर्देशांक था, एक्स आज के निर्देशांक निकलने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, वाई आज के निर्देशांक निकालने के लिए 0 कोऑर्डिनेट वाई लिख देंगे। चलिए ये हो जाएगा। और देखिए अगर ऐसे लिखा जाए कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसका बोलते हैं भुज, और वाई रहेगा ना तो फिर ओकरा कोटि बोलते हैं। यानी कि एक्स वाला को हम लोग भुज बोलते हैं, खाली एक्स वाला को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई वाला को क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। तो हम ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, तो होता है अगर बीच की दूरी यानी कि खाली कोई दो को संख्या दे रहेगा, मतलब कि बीच की दूरी पूछा जाए तो अगर वहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ दिया रहेगा, मतलब 2 बिंदु नहीं बल्कि एक बिंदु दिया रहेगा तब। फिर बोला है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे होता है बराबर में रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में रूट अंडर y1, ये y लिखा हुआ है। ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, यानी कि बीच वाला को निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है, तो इसको हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि x1 x2 को जोड़ के बटा में 2 से भागा दे देते हैं, और फिर y1 y2 को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं। चलिए आ जाता है यहाँ पे बोला कि विभाजन करने वाले बिंदु से मध्य बिंदु x कोऑर्डिनेट y का निर्देशांक, यानी कि विभाजन सूत्र से एक तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट y का निर्देशांक तो कैसे निकलते हैं, तो देखिए आपको कुछ दिया रहेगा कि इतना इतना अनुपात में क्या हो रहा है, रेखाएं विभाजित हो रहा है, तो उसको आप लोग को क्या निकालना रहेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ये सूत्र लगाएंगे, और नहीं तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग को दिया हुआ रहेगा एक्स वाई का मान। ठीक है, तो आप लोग का पूछेगा मतलब इसमें से कोई चीज़ का चीज कितने अनुपातों में विभाजित होता है वो पूछ सकता है कि m1 m2 का मान ज्ञात करिए। तो यही सूत्र होता है m x लिख देना है, mx लिख देना है, फिर m लिख देना है, और उसको 12 और 21 कर देना है, 12 यहाँ पे कर दिए। वैसे ही हम किए हैं। ठीक है, यहाँ my लिख के और फिर mm और 12 और 21 12। ठीक है, और यहाँ पे बीच में प्लस होता है, तो आप लोग देख लीजिए फार्मूला को। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो उसी चीज़ को है कि जो x वाला जो इतना भी ग्रुप है यहाँ पर जो लिखा हुआ वो x के लिए है तो x इतना कर दिए, और ये y वाला जो है ना यहाँ y जो इसके लिए है तो वो इतना बराबर इतना कर दिए। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति में आता है। यहाँ पे हो रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर कोई पूछे तो लंब बटा कर्ण, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण को हम लोग पी बटा एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, पी बटा एच लेके अभी नहीं लिखे तो टाइम भी नहीं है ना, पी बटा एच, और इसको बी बटा एच बोलते हैं और इसको पी बटा बी बोलते हैं। ठीक है, लंब बटा आधार। चलिए यहाँ पर जी क्या है, कोट थीटा, तो कोट थीटा को क्या बोलते हैं, आधार बटा लंब, यानी कि क्या हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है सेक थीटा यानी कि कर्ण बटा आधार, तो यानी कि एच बटा बी हो जाएगा। यहाँ कोसेक थीटा यानी कि कर्ण बटा लंब, यानी कि एच बटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब इसका वैल्यू यानी कि पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये सब आपको आ सकता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें से पूछा ही जाता है, हर एक साल पूछा गया है। ठीक है, यानी कि साइन 0 का मान क्या होता है, तो 0, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और इसके लिए अच्छे तरीके से वीडियो बनाए हैं। आप लोग जरूर हमारे मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से जाकर देखिए वीडियो, आप लोग को और अच्छे से मतलब इस फार्मूला के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या, और उसका शायद हो सके लिंक आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, और साइन 90 का क्या होता है 1 होता है, कोस 0 का क्या होता है 1 होता है, कोस 30 का क्या होता है √3/2 होता है। चलिए तो कोस 45 का क्या हो जाएगा 1/√2, और ये जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है ना जिसका 0 होगा ना उसका मतलब कि 0 ये वाला याद रख लेना है, और इसका फिर उल्टा उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ गया, यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, और यहाँ ऐसे ऐसे भराया जाता है, कोस साइन को कोस उल्टा हो जाता है। चलिए टैन वाला क्या होता है, तो टैन वाला बस मतलब इसको में भागा दे दीजिए। ठीक है, साइन और मतलब इतना से इतना भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे बता दिए। ठीक है, ये फार्मूला को आप लोग देख लिए ना कैसे कैसे है। चलिए आपको यहाँ पे हो गया होगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास ना।
चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है साइन थीटा बराबर लिखना चाहे तो 1 बटा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है कोस, और फिर यहाँ सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोस थीटा होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोट थीटा होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखा जा सकता है और फिर लिखा जाता है, ठीक है। और उसी के अनुसार हम आपको बता रहे थे कि टेन थीटा का मान कैसे निकाले, तो साइन में से कोस को क्या कर दो, भागा कर दो। यहाँ पे देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है तो कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 का 1 ये वाला क्या गया, ये वाला जो उधर गया माइनस में हो जाएगा। चलिए इसी तरह से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो इधर गया तो रूट हो गया। फिर अगला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कैसे, तो ये 1 का 1 और ये क्या हो जाएगा सेक, ये जो है ना यानी कि हमको क्या निकालना है सेक का निकालना है, तो इधर माइनस में था टेन तो उधर गया क्या हो गया प्लस में हो गया, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, बस स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट नहीं है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बराबर क्या होता है तो बस कुछ नहीं बस स्क्वायर था तो रूट चढ़ गया। फिर है अगला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कैसे, तो देखिए कोसेक को इधर ही रहने दिए हैं, इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, स्क्वायर है तो इधर गया तो क्या हो गया रूट हो गया। कोट स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये वाला इधर है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 1 है जो इधर क्या प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा और इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो फिर रूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कोस थीटा होता है, और टेन 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, याद रखना। फिर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक ना। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो ये एकदम विपरीत होते हैं, एकदम याद करना बहुत ही आसान है ना। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। तो अगला आता है क्षेत्रमिति में, यानी कि आपका जो भी है वो सभी मेंसुरेशन में। चलिए आगे है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कुछ नहीं बस क्षेत्रफल जो होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल उसको आधा कर दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2। अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा तो पाई आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आर था, वृत्त का परिधि 2 पाई आर है, उसमें 2 से भागा दे देंगे यानी कि पाई आर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल वाला होता है पाई इंटू बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर। वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो वृत्तखंड का शायद हमको लग रहा है कि गलती है, लेकिन आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार हमको डाउट लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन हमको लग रहा है कि सही लिखे। अगर यहाँ पे देखते हैं जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई बराबर कुछ क्या होता है तो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है, ठीक है। जीवा का आयतन इसको भी ऐसे देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। घन का क्या यहाँ पे बोल रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन कुछ नहीं बस भुजा की होता है। घनाभ का फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुने भुजा होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है एल बी एच होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये एल मतलब लंबाई और बी मतलब चौड़ाई है ना, एच मतलब ऊंचाई, समझ ही रहोगे, ठीक है आप लोग। तो इस तरह से होता है। फिर घनाभ का विकर्ण क्या होता है √एल² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर होता है, ठीक है। पाई आर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। चलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे का फॉर्मूला देखते हैं। चलिए ये रहा आपका लास्ट थोड़ा सा, और तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है तो अर्धगोला का आयतन होता है, देखिए गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। यहाँ पे अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन, और बटा में 2f0 माइनस एफ माइनस वन, और माइनस में फिर f1, ठीक है। चलिए इंटू में h होता है। तो देखिए हम माने हैं इसके अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला तैयार हुआ है, ठीक है। और ये नहीं तो आप लोग f1 कोई करते हैं कि f1 फिर f0 f1 f2, तो उस तरह से f1 कर देते हैं, f0 और f1 f2 कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला दूसरा बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग
ये वाला फार्मूला बना है। फिर यहाँ पे माध्यक निकालने के लिए फिर एल प्लस, और देखिए लेकिन उसमें क्या होगा ना कि एल जो होता है सेम ही रहता है, यानी कि वो एल तो निम्न सीमा को बोला जाता है, और एच होगा भी आपको अंतर, लेकिन ये तीनों में आप लोग थोड़ा हो सकता है कि आप लोग अलग अलग माने हो। फिर यहाँ पे देखिए माध्यक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बटा टू माइनस में सी एफ बटा में बड़का एफ है, ठीक है। यहाँ पे सी एफ है यानी कि छोटका एफ है, यहाँ पे बड़का एफ है, ठीक है। इन टू में क्या होता है तो एच हो जाता है। चलिए ये है आपका निम्न सीमा और ये है आपका मतलब अंतर, और जो एन है यानी कि पूरा बारंबारता को जोड़ने पर जो आता है वो होता है सी एफ, यानी कि सी एफ। देखिए यहाँ पे फिर क्या है आपका बड़का एफ है, तो उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। और माध्य के लिए आप लोग को बना के दिए हैं पहले भी, तो ज़रूर से आप जाइए चैनल पे और वहाँ पे देखिए, ज़रूर मिलेगा माध्य बनाया हुआ तो, और बहुलक, तो उसको आप लोग देख लीजिए। फिर बड़ा प्रायिकता यानी कि एन बटा एन एस हो जाता है, यानी कि ऊपर जो पूरा मतलब जो घटना घट रहा है जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको लिखना है, और जो टोटल नीचे संभावना लगाया जा रहा है उसको नीचे। जैसे कि हम लोग एगो सिक्का लेते हैं, उसको क्या करते हैं उछालते हैं, तो चित पाठ दोनों आ सकता है ना, तो दोनों दुगो आ सकता है तो दुगो नीचे लिखेंगे, और आएगा तो कोई एक ही गो ना, तो एगो ऊपर लिखाएगा, ठीक है। एगो बक्सा है, बक्सा में चार गो लाल गेंदा है, 3 गो काला गेंदा है। अगर लाल गेंदा बोलेगा तो लाल गेंदा तो 4 गो है, तो 4 ऊपर, और टोटल गेंदा क्या था बक्सा में, तो 4 3 7, 7 नीचे, यानी कि 4/7। तो ये होता है एन बटा एन एस, और प्रायिकता को बोलते हैं पीई। तो पीई मतलब वही हो गया प्रायिकता, और प्रायिकता निकालने के लिए एन बटा एन एस, यानी कि जो बोला जाएगा उसको ऊपर, और जो टोटल ओकरा में जाएगा जो है वो नीचे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से फार्मूला समझ में आ गया, तो वीडियो को करिए लाइक, और दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और उन्हें भी ताकि ये समझ में आ जाए, और आप लोग को धन्यवाद ज़रूर से वो बोले। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम कोशिश किए कि आप लोग को बता दें, और हमारे चैनल से जुड़िए, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का एग्जाम बेहतर जाए इसके लिए हम भगवान से कल्पना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।